जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखो, आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान का भाग संख्या 4A अनुच्छेद संख्या 51A के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, अनुच्छेद संख्या 51A में जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। तो आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो दोस्तों, आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, इनका संविधान में कहाँ पे उल्लेख किया गया है? भाग संख्या 4A और अनुच्छेद संख्या 51A के अंदर इनकी चर्चा की गई है। तो हम लोग देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में आए कहाँ से। क्या जब भारतीय संविधान शुरुआत में लागू हुआ था 1950 में, तो उस वक्त फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे यहाँ पर लागू की गई थी? तो इसका जवाब ये है कि जब यहाँ पर संविधान सभा का जो संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उस वक्त उन लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे मूल संविधान में लागू नहीं की थी। लेकिन होता क्या है, 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो पूरे देश भर में आपातकाल लागू कर दिया जाता है। और आपातकाल के एक वर्ष पश्चात 1976 के अंदर 1976 के अंदर एक समिति का निर्माण किया जाता है, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति बोला जाता है। और दोस्तों, ये जो स्वर्ण सिंह समिति थी, ये किसकी लीडरशिप में थी? स्वर्ण सिंह। ये जो स्वर्ण सिंह जी थे, ये कांग्रेस पार्टी के एक लीडर हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के एक नेता हुआ करते थे। स्वर्ण सिंह जी की लीडरशिप में स्वर्ण सिंह समिति का निर्माण किया जाता है और इसको टास्क दिया जाता है कि भाई हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और आज चल रही है 1976। तो बीते जो 25-26 साल हैं, इसके अंदर आप लोग ये बताइएगा कि हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर संशोधन करने की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ पर हम लोगों को संविधान में कौन सी नई चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए। इसके बारे में स्वर्ण सिंह समिति को ये टास्क सौंपा जाता है। तो दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है और उनमें से एक चीज़ थी कि सरकार को, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको संविधान में बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान जोड़ना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान जोड़ना चाहिए। कारण क्या है दोस्तों? कारण इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि हमारी सरकार के द्वारा फंडामेंटल राइट्स तो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार तो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो जो लोग हैं उनको कुछ अधिकार तो प्रोवाइड हो गए, जो कि गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी ही करेगी। तो लोगों का भी तो कुछ दायित्व बनना चाहिए सरकार के प्रति, लोगों का भी तो कुछ दायित्व बनना चाहिए देश के प्रति। जब देश उनको बेसिकली मौलिक अधिकार प्रोवाइड कर रहा है, कहीं पे भी जाने की स्वतंत्रता दे रहा है, कहीं पर आंदोलन करने की स्वतंत्रता दे रहा है, शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड कर रहा है, तो उन लोगों का भी दायित्व बनता है कि देश के प्रति उनका कुछ कर्तव्य होना चाहिए, देश के प्रति उनका कुछ फर्ज होना चाहिए। तो वो जो देश के प्रति फर्ज होने चाहिए, देश के प्रति जो कर्तव्य होने चाहिए, उन्हीं को बेसिकली ये जो स्वर्ण सिंह समिति थी, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज का नाम दिया और बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज को मूल संविधान के अंदर जोड़ा जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये जो बेसिकली ये जो है ना फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हम लोगों ने कहाँ से देखी? ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, लोकतांत्रिक देशों के अंदर नहीं दी जाती ज़्यादातर। यदि आप लोग देखेंगे तो अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर ये ड्यूटीज नहीं दी जाती है। लेकिन जो सोशलिस्ट देश होते हैं, जैसे कि रसिया है, चाइना है, इन देशों के अंदर दी जाती है। लेकिन यदि बात की जाए तो जापान जो देश है, जापान देश ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। जापान देश के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान जोड़ा जाता है, तो हमारी ये जो कमेटी थी, उनके द्वारा ये बोला गया कि जापान आज इतना तेजी से विकास क्यों कर पा रहा है। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जब जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया, उसके बाद में भी आज वो इतना विकसित हो पाया। क्यों? क्योंकि जो जापान के लोग हैं, उनका वो अपना कर्तव्य समझते हैं देश के प्रति। तो इस कमेटी के द्वारा बोला जाता है कि जब जापान आज इतना विकसित कैसे हो पाया, चाइना आज इतना विकसित कैसे हो पाया, क्योंकि उनके संविधान के अंदर ये बात बताई गई है कि लोगों का क्या कर्तव्य होगा देश के प्रति। तो हमारी स्वर्ण सिंह समिति बोलती है कि अब हम लोगों को भी ये बताना चाहिए अपने देशवासियों को, कि जो हमारे देशवासी, उनको ये बताना चाहिए कि
आप लोगों का देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, आप लोगों का देश के प्रति क्या फर्ज होना चाहिए, इसी के बारे में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज में चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, 1976 केंद्रीय समिति का निर्माण किया गया। अब इसने जब रिपोर्ट दी थी तो फंडामेंटल ड्यूटीज को इसी समिति के द्वारा जोड़ा जाता है, और इसको जब फंडामेंटल ड्यूटीज को मूल संविधान में जोड़ा जाता है तो किस संविधान संशोधन से, 42nd अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकार में जोड़ा जाता है। तो सवाल ये है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो क्या हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती थी? तो जवाब है नहीं। यानी कि उस वक्त कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी? 0 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में दोस्तों 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी जाती है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी जाती है? 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी जाती है। फिर दोस्तों इसके बाद में क्या होता है, एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ी जाती है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? वर्तमान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों, उनकी संख्या है कुल मिलाकर के 11। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनको संविधान के भाग संख्या 4 के ए में और अनुच्छेद संख्या 51 के ए में रखा गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, पहली फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि जो भारत के नागरिक है उनको संविधान का पालन करना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए। यहाँ पर बोला जाता है कि जो राष्ट्रगान है, जो हमारा नेशनल एंथम है, और जो नेशनल फ्लैग है यानी कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उनके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, उनके प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए। पहली फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि भारत के हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए। क्योंकि संविधान क्या है दोस्तों, एक ऐसे नियम कानून की पुस्तक है जो कि भारत देश को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है, जो कि भारत देश को एक विकसित देशों की श्रेणी में लेकर के जाएगी। भारत को अग्रसर करने के लिए संविधान बनाया गया है। यदि हम लोग संविधान का पालन करते हैं तो हम लोग यानी कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही बोला जाता है कि हम लोगों को राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों राष्ट्र ध्वज क्या है? राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, और तिरंगा बेसिकली हमारा निशान है। निशान का मतलब यह है कि बेसिकली तिरंगा हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया में तिरंगा हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम लोग अपने राष्ट्र ध्वज की इज्जत करते हैं, तिरंगे की यदि इज्जत करते हैं, तो हम लोग अपने देश की इज्जत करते हैं। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी ये बात बोलती है भारतीय नागरिकों को कि आप लोग संविधान का पालन करें, आप राष्ट्रगान का रेस्पेक्ट दिखाएं, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उनकी इज्जत की जाए। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 2, यानी कि यहाँ पर दूसरी मौलिक कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आता है कि जो हमारे आंदोलनकारी थे, यानी कि जिन्होंने यहाँ पर हम लोगों को आज़ाद करवाया था अंग्रेजों से, तो जो हमारे आंदोलनकारी थे उनको आदर्श के रूप में मानना चाहिए। आदर्श का मतलब होता है आइडियल्स, जिनसे हम लोग इंस्पायर हो। तो यानी कि यहाँ पर बोला जाता है कि आंदोलनकारी कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, उन लोगों को हमें आदर्श मानना चाहिए। क्योंकि आदर्श यदि कोई भी व्यक्ति किसी को मानता है तो उनके जैसा बनने का प्रयास करता है। मान के चलो यदि सभी भारत के लोग आंदोलनकारी जो थे, हमारे यहाँ पर जो देश के महान क्रांतिकारी थे, उनको यदि अपना आइडियल मानेगा तो सब लोग भगत सिंह बन जाएंगे, सभी लोग यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन करके उभरेंगे। तो यानी कि हमारे देश को फिर विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता, तब जाकर के हम लोग विश्व के अंदर एक महाशक्ति बन करके उभर कर आएंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद संख्या, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 2 क्या बोलता है कि जो हमारे आंदोलनकारी थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन लोगों को हमें आदर्श के रूप में देखना चाहिए, उन लोगों को हमें आदर्श मानना चाहिए, मानने चाहिए। इसके बारे में बात की जा रही है, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो पहली बात तो ये बोलता है कि हम लोगों को संविधान का पालन करना चाहिए, हम लोगों को राष्ट्रगान का पालन करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज जो है उसका सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात ये बोलता है कि जो हमारे आंदोलनकारी थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनको हमें आदर्श के रूप में मानना चाहिए। अब इसमें हम लोग बात करते हैं तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारत के लोगों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का ख्याल रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? संप्रभुता का मतलब होता है सवर्जेनिटी,
और यहाँ पर एकता का मतलब होता है यूनिटी और अखंडता का मतलब होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हमें हमारे देश को टूटने नहीं देना चाहिए, हमें हमारे देश को एकता बनाए रखनी है, हमारे देश के अंदर यूनिटी बनाए रखनी है। बात क्यों की गई, इसको हमारे संविधान में क्यों जोड़ा गया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, यहाँ पर एरिया वाइज भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। तो उन विविधताओं की वजह से क्या होता है कि भारत के अंदर कन्फ्लिक्ट होता रहता है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर होता है, भाषाओं के नाम पर कन्फ्लिक्ट होता है। और जब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होगा तो जो देश की एकता है उसके ऊपर खतरा आ जाएगा। जब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होगा, जब विद्रोह होगा हर अलग अलग समुदाय के अंदर, तो देश की एकता के ऊपर, देश की अखंडता के ऊपर खतरा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो भारत के नागरिक हैं उन लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप लोग यहाँ पर यूनाइट रहिएगा, एकता को बनाए रखिए, अखंडता को बनाए रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद, ये जो चौथी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये बात बोलती है कि मान के चलो हम लोगों को संप्रभुता को बचाए रखना है। संप्रभुता का मतलब यह है कि भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखना है, हमें जो भारत की जो सॉवरेनिटी है उसको बचाए रखना है। बेसिकली हम लोगों को जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर हम लोगों को स्वतंत्र बना रहना है। तो यहाँ पर क्या है, संप्रभुता पे यदि कोई अटैक कर दे, चाइना के द्वारा यदि भारत के ऊपर अटैक कर दिया जाए, पाकिस्तान के द्वारा यदि भारत के ऊपर अटैक कर दिया जाए, तो चौथी मौलिक कर्तव्य ये बात बोलता है कि हम लोगों को जब देश को आवश्यक हो तो हथियार उठाने के लिए भी तैयार होना चाहिए, हम लोगों को अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हम लोग कई बार अनुच्छेद बोल दे रहे हैं, ये रिपीटेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पर चौथी जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या बात बोलता है कि जब देश को जरूरत हो, जब यहाँ पर यदि किसी से भी युद्ध हो जाए तो हम लोगों को सशस्त्र तरीके से अपने जीवन का बलिदान करना चाहिए, देश के लिए हम लोगों को मर मिटना चाहिए। ये हम लोगों से एक्सपेक्टेशन की जाती है राज्य के द्वारा कि हम लोगों को देश के लिए लड़ना चाहिए। अब ऐसी बात करते हैं दोस्तों पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी। देखो दोस्तों, हम लोग यदि अनुच्छेद बोल भी दे रहे तो आप यहाँ पर ये बात मानिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर क्रम संख्या लिखते जा रहे हैं तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, अनुच्छेद हमारे मुंह से रिपीटेशन की वजह से निकल जा रहा है। देखो पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी क्या बात बोलती है कि हमारे देश के अंदर ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे को पनपाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, भाईचारे का मतलब ये है कि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो यहाँ पर आता है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। जब इन लोगों के अंदर भाईचारा होगा तो इनके अंदर विवाद समाप्त हो जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो दंगे होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, वो यदि समाप्त हो गए तो हमारे देश की एकता और अखंडता बरकरार रह पाएगी। अनुच्छेद ये जो पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये बेसिकली भाईचारों को बढ़ाने की बात करती है और ये बोलती है कि स्त्री के विरोधी जो प्रथाएं हैं उनको समाप्त करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सती प्रथा जो हुआ करती थी, जो ऐसी प्रथाएं जो कि स्त्री विरोधी हो, जो जेंडर इनइक्वलिटी को यानी कि जो लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा देती हो, ऐसी प्रथाओं को हमें विरोध करना चाहिए, ऐसी प्रथाओं को हमें समाप्त करना चाहिए। जैसे कि जो घूंघट प्रथा है तो उन चीज़ों को हमें समाप्त करना चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर छठी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या बोलती है? छठी फंडामेंटल ड्यूटी ये बात बोलती है कि हमारी जो परंपरा है वो बहुत ज़्यादा गौरवशाली रही है। भाई कोई भी देश किसी देश से अलग क्यों होता है? भारत जो है वो अमेरिका से अलग क्यों है? क्योंकि हम लोगों की परंपरा अलग है। तो छठी फंडामेंटल ड्यूटी ये बात बोलती है, सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी ये बात बोलती है कि हम भारतीयों को जो हमारी गौरवशाली परंपरा है उसका पालन करना चाहिए, यानी कि जो हमारी गौरवशाली परंपरा है उसका बेसिकली प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोगों को गर्व करना चाहिए। आई होप कि आपको पहली फंडामेंटल ड्यूटी से लेकर के सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी तक समझ में आया होगा। तो पहली क्या बात बोलती है, ये बार बार रिपीट करोगे तभी जा करके याद होगा। पहली फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि हम लोगों को संविधान का पालन करना चाहिए, हम लोगों को जो राष्ट्रगान है, राष्ट्र ध्वज है, उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि जो हमारे आंदोलनकारी थे, जिन लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया हो, उन लोगों को हमें आदर्श के रूप में मानना चाहिए। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर बोलती है कि हमें देश की जो सॉवरेनिटी है, देश की जो संप्रभुता है, देश की एकता जो है, देश की अखंडता है, उसको बचाए रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। चौथी फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है
हैं कि जब जब देश को जरूरत होगी तो भारत का बच्चा बच्चा देश के लिए हथियार उठाएगा, क्योंकि हमें हमारी संप्रभुता बचानी है। यदि हम लोग मान के चलो कि चाइना के अटैक कर दिया और हम लोग यदि उस वक्त नहीं लड़े तो गुलाम बन करके रहना पड़ेगा चाइना का। तो ये बात बोलता है, चौथी अनुसूची ये बात बोलता है कि हम लोगों को गुलामी का जीवन न जीने की बजाय उस वक्त ही मर जाना चाहिए। हम लोगों को बेसिकली देश के लिए लड़ना चाहिए। पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि हमारे यहाँ पर जो ब्रदरहुड है, भाईचारा है, वो बेसिकली बढ़ाना चाहिए। जो स्त्री विरोधी जो प्रथाएं होती है उनका विरोध करना चाहिए, उनको बेसिकली नज़रअंदाज करना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए। समाज का विकास होगा उससे। और छठी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये बात बोलती है कि जो गौरवशाली प्रथाएं हैं हमारे भारत की, उनका बेसिकली हम लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। देखो सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि यहाँ पर जो पर्यावरण है, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए। जो झरने हैं, जो तालाब हैं, उनके अंदर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जो नदियाँ हैं उनकी स्वच्छता रखनी चाहिए। तो यहाँ पर सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि हम लोगों को पर्यावरण जो है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसको बेसिकली सेफ और साफ सुथरा रखना चाहिए। देखो आठवीं फंडामेंटल ड्यूटी ये बात बोलती है कि जो भारत के लोग हैं उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास करना चाहिए, यानी कि जो वैज्ञानिक सोच है उसका विकास करना चाहिए, ताकि जो ये जो कुप्रथाएं फैली हुई है, जो अंधविश्वास है, वो समाप्त हो सके। हम लोगों को बेसिकली देश का विकास करना है। अंधविश्वास जो है वो गर्त में ले जाता है, वो बेसिकली अंधेरे में रखता है। हम लोगों को साइंटिफिक सोच विकसित करनी है लोगों के अंदर। बेसिकली यहाँ पर जब लोगों में साइंटिफिक सोच का विकास होगा तो उनके दिमाग में आइडियाज आएंगे, वो लॉजिक की बात करेंगे, जिससे कि जब उनका विकास होगा वो व्यक्ति अपना खुद का विकास कर पाएगा साइंटिफिक सोच के माध्यम से, जिससे कि जब उसका विकास होगा तो देश का विकास हो पाएगा। आठवीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या बात बोलती है कि हम लोगों को साइंटिफिक सोच रखनी चाहिए। लोगों को साइंटिफिक सोच जो है, साइंटिफिक अवधारणा को अपनाना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर नौवीं फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, यानी कि जो यहाँ पर पब्लिक, जो गवर्नमेंट की जो संपत्ति होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है, उसको बेसिकली उसको संरक्षण करना चाहिए। अब देखो जैसे कि जो ट्रेन होती है उसमें जो पंखे वगैरह लगे होते हैं तो लोग उसको चोरी करके ले जाते हैं। तो यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो गवर्नमेंट की संपत्ति है, उसका संरक्षण करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, उसका तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, उसको हमें चोरी लूटपाट नहीं करनी चाहिए। ट्रेन की पटरी को कोई निकाल ले जाए बीच से तो वो क्या होता है, सार्वजनिक संपत्ति को बेसिकली यहाँ से उसका हम लोगों को संरक्षण करना चाहिए। जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब ऐसे ही आती है दोस्तों 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी। 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी ये बात बोलती है कि भारत के हर व्यक्ति को हमेशा काम करते रहना चाहिए, यानी कि हर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, जो इंडिविजुअल तौर पर या फिर यानी कि पब्लिक के अंदर, समूह के तौर पर। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति विकास कब कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति कब जाकर के कामयाब हो पाएगा, जब वो काम करेगा। तो ये 10वीं अनुसूची यही बात बोलती है कि हर व्यक्ति को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, फ्री नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब वो फ्री बैठेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा जीवन में। यदि वो काम करेगा, किसी न किसी गतिविधि में शामिल होगा, यदि वो किसी न किसी एक्टिविटीज में शामिल होगा, तो अपने अंदर जो पोटेंशियल है, जो उसके अंदर एक्चुअलिटी है, उसको दिखा पाएगा, जिसकी वजह से देश का विकास हो पाएगा। तो दोस्तों ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, इनको किसके माध्यम से जोड़ा गया था, तो इनको बेसिकली दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है और यहाँ पर बेसिकली स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे जोड़ा गया था। तो जो मूल संविधान था उसमें तो जीरो बेसिकली यहाँ पर क्या थी, फंडामेंटल ड्यूटी, और 10 फंडामेंटल ड्यूटी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है। और यहाँ पर दोस्तों 11वीं जो यहाँ पर क्या है फंडामेंटल ड्यूटी, वो ये है जो भारत के अंदर जो भी माँ बाप है उनका कर्तव्य बनता है कि उनके जो 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड करें,
क्योंकि जब वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करेंगे तो उनके बच्चों में जो पोटेंशियल है, उनके बच्चों में जो हिम्मत, जो बेसिकली किसी काम को करने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। जब बच्चों का विकास होगा तो उनके परिवार का विकास होगा, और जब भारत के हर परिवार का विकास होगा तो जाकर के देश का विकास होगा। तो दोस्तों 10 फंडामेंटल ड्यूटी तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है, यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी सिफारिश से। और ये जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है ये कब जोड़ी जाती है? 86 संशोधन के द्वारा शिक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए हर माँ बाप को। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं वेंकटेचरैया आयोग। वेंकटेचरैया आयोग और समिति में फर्क क्या होता है? आयोग तो वो होता है यदि कोई भी सभा एक जज के द्वारा यदि लीड की जाए, यानी कि कोई भी ऐसी समिति जिसका लीडर कौन हो, जिसका लीडर जज हो, तो उसको बोला जाता है आयोग। जैसे कि वेंकटेचरैया आयोग हो गया। और यहाँ पर दोस्तों समिति जो थी, यानी कि कमेटी और आयोग में क्या अंतर होता है? कमेटी कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा हेड की जाती, कोई नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा अध्यक्षता की जाए तो वो होती है समिति। तो यहाँ पर जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसको बेसिकली समिति क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर जो स्वर्ण सिंह जी थे ये बेसिकली एक नॉर्मल नेता हुआ करते थे। और लेकिन यहाँ पर यदि बात की जाए तो वेंकटेचरैया आयोग का मतलब क्या है? आयोग मतलब यह है कि वेंकटेचरैया जो जज हुआ करते थे उनके द्वारा लीड की गई। देखो दोस्तों, वेंकटेचरैया आयोग जो था, वेंकटेचरैया, इस आयोग का ये कहना था कि यहाँ पर बेसिकली वोट देना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति को जब वोट होते हैं, जब चुनाव होते हैं तो वोट देने के लिए जाना चाहिए, उनको बेसिकली टाइम टू टाइम टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को अभी भारत के जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनके अंदर अभी तक जोड़ा नहीं गया। अब देखो दोस्तों, हम लोग एक बार ये और देख लेते हैं कि यहाँ पर वर्मा समिति का क्या क्या कहती है। वर्मा समिति जो है दोस्तों, ये बेसिकली 1999 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाई जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा वर्मा समिति का गठन किया गया। इनका ये कहना था कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनको लागू करने के लिए बेसिकली जस्टिसिएबल बनाना चाहिए या नहीं, यानी कि यदि कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं करता है तो उनको बेसिकली सजा दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, न्यायालय के सामने ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। तो इनके द्वारा बोला जाता है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इनको यदि कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करता है तो उसको न्यायालय के सामने नहीं लेके जाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नदी के अंदर गंदगी फैलाता है तो उसको कोर्ट सजा नहीं देने वाला है। यहाँ पर इसका जो फैसला आता है वो वर्मा समिति के द्वारा आता है। अब देखो दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर यही चीज़ बताई है कि फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में कैसे आई। तो वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति बैठाई गई थी, उसकी सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आती। 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ी जाती। एक जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती। यहाँ पर वेंकटेचरैया आयोग क्या बोलता है कि वोट जो है वो यहाँ पर ऐड किया जाना चाहिए कि भारत के हर व्यक्ति को वोट देना चाहिए, टैक्स टाइम टू टाइम पेश किया जाना चाहिए। वेंकटेचरैया आयोग, यहाँ पर ये सवाल आता है कि भाई वेंकटेचरैया आयोग का संबंध है, किससे संबंध है? फंडामेंटल ड्यूटीज से, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से। तो वेंकटेचरैया आयोग का संबंध किससे है? फंडामेंटल ड्यूटीज से। ऐसी आती वर्मा समिति 1999 में बनाई गई थी। इनका ये कहना था कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है ये जस्टिसिएबल नहीं होंगे यहाँ पर, यानी कि बात योग्य नहीं होंगे। अब देखो दोस्तों, यदि यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से यदि आप लोगों ने उनका उल्लंघन किया तो सजा हो सकती है। जैसे कि मान के चलो किसी ने भी यदि तिरंगे का अवमान ना की, यदि किसी आंदोलन के दौरान यदि कोई तिरंगे को जलाता है तो उसको बेसिकली यहाँ पर सजा दी जाएगी, कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। आई होप कि आपको ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक था ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट नंबर 5 यानी कि भाग संख्या 5 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।